गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। हाँ, आज पता चल जाएगा आपको। अब बात बंद कर दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग अभी क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं। बात बंद कर दो बिल्कुल, जब मैं बोलने लग जाऊं तो बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो। तो मेरे पास अब क्या कंडीशंस है, मैंने आपको दो क्वेश्चन कैसे कराए थे जिनका आपको सेंटर ऑफ मास पता है। ऐसे क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपने डिस्क पढ़ा है, रिंग पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कैसा भी आपको सिस्टम दिया जा सकता है सेंटर ऑफ मास एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वैरायटी पर आएंगे और आज आपको पता भी चलेगा कि सीओएम का यूज कहां पर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने आपको एक XY प्लेन दिया, ओके, और यहां पर एक सिस्टम है आपका, उसमें दिया जा रहा है आपको ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर सरफेस। इसका इधर वाला साइड 2L है और ये वाला L हाइट का है। और इधर देखो, ये इसका मिड पॉइंट है और ये एक कॉर्नर है। यहां से एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये भी सरफेस है। ध्यान से समझना, क्या है ये? सरफेस। समझते हो ना, जैसे कॉपी के पेज से काटा है हमने, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। आइसोसेलेस ट्राइंगल, मेरे पास ये टोटल 12 लेंथ है, ये हमारे पास L है, ये भी L है। अब ऐसे क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है। तो जैसे ये मेरे पास L हाइट आपको प्रोवाइडेड है और ये वाले दोनों एंगल बराबर है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास। अब आपसे पूछा जा रहा है, मैंने क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है आपको, तो डायरेक्टली पूछ रहा हूं, आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ओके, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब लार्ज सिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर सिस्टम्स, और स्मॉल सिस्टम्स में अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक रेक्टेंगल का आपको पता है ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगल बनेगा और ये एक यूनिफॉर्म ट्राइंगल। तो मैंने कहा इसका मास m1 है, इसका मास m2। तो पहले तो मास लिखना आना चाहिए। तो देखिए इसका मास रेक्टेंगल का मास क्या होगा? तो इसका आपको पता है ये सरफेस है, और कैसा सरफेस हम बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म। बताइए इसकी यूनिफॉर्मिटी किससे डिस्कस करूंगा मैं? सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। तो देखिए इसका मास कितना आएगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया 2L इंटू L, यानी 2 सिग्मा L स्क्वायर, ये इसका मास है। और जो आपका ट्राइंगल है उसका मास कितना है? तो ये m1 हो गया, ये m2, ये होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो दैट इज योर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो दिस इज योर सिग्मा L स्क्वायर बाय 2। ये इनके मासेस आ गए। अच्छा, आप चाहो तो इन मासेस को आपस में रिलेट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको m0 कहूं तो ये इसका 4 टाइम्स है, लिख दो क्या? और कोई जरूरी नहीं है, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको m0 लिखा तो ये इसका 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा L स्क्वायर बाई 2 m0 के बराबर है। तो सिग्मा L स्क्वायर 2 m0 के बराबर होगा, तो ये 4 m0 हो जाएगा।
मैंने रिलेट कर दिया, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि रिलेट कुछ हो ही सही। यस और नो? चलिए, ये मेरे पास सिस्टम आ गया। अब क्या करना है, इनके कंसर्न सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लगाने हैं। चलिए, इसका सेंटर ऑफ मास क्या, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहां से L दूरी पे और हाइट L/2। तो L कॉमा, ध्यान से समझना एक एक चीज ताकि हमारा टाइम बचे। अभी हमारे पास L कॉमा L/2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर ऑफ मास के। अब मुझे किसका चाहिए, ट्राइंगल का। अब इधर सुनना, ट्राइंगल का मैंने कोई वैल्यू नहीं बताया हुआ है। ट्राइंगल जो ट्राइंगुलर सरफेस है उसका मैंने क्या बताया हुआ है, सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रॉइड। तो इधर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है ये आइसोसेलेस है और इसकी हाइट कितनी है, L। तो ये बात तो सही है कि ये भी अगर टोटल L है तो ये L/2 वाली लाइन पे होगा। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 2:1 है क्या? तो ये हाइट यहां से L/3 और वो 12/3। मुझे बता दो किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? दिस इज योर 12/3, दिस इज L/3। तो ये हमने पता है, हमें पता है कि ट्राइंगुलर सरफेस यूनिफॉर्म होता है, उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रॉइड होता है। तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लगाने पड़ेंगे। इधर देखो, इसका सेंट्रॉइड इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही है अभी यहाँ पे। यहाँ पर है क्या इसका सेंटर ऑफ मास? फटाफट बताओ एक्स कोऑर्डिनेट। 3L/2। कैसे, देखो ये L और प्लस L/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3L/2। अच्छा एक मिनट, y कोऑर्डिनेट ये L/3 है, तो कितना ऊपर जाएं, L प्लस L/3। कंसंट्रेशन रखना है ना। किसी को इन कोऑर्डिनेट्स में कोई डाउट है? ये आप तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, जहां पे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, फिर दूसरा ये क्वेश्चन आ गया, तीसरा ये वाला आप कर रहे हो। आप तो इनमें हम क्या कर रहे हैं, मासेस लिखना जान रहे हैं और इनके करस्पॉन्डिंग इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। अब मान लो यहाँ मैं कौन दे दूं, कुछ और दे दूं, तो आपको पता है कि उस सिस्टम की बात करनी है। यस और नो? चलिए, तो यहां से मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो मेरे पास रिलेशन होगा एक्सियम इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस 2 पॉइंट मास सिस्टम बन गया, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना। अगर हम 2 पॉइंट मास सिस्टम के मेथड से सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए हम डायरेक्ट किससे कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं। यस और नो? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज एक्सियम? पहला वाला मास कितना है, 4m0, 4m0 बोल दिया उसको मैंने। इसका x कोऑर्डिनेट L प्लस दूसरे वाले का मास m0, उसका x कोऑर्डिनेट 3L/2 अपॉन 4m0 प्लस m0। यस और नो? देन व्हाट इज द एक्सियम ऑफ दिस? इसको सिंप्लीफाई करिए, आएगा 8 11 11L/10। पहला समझ में आया सबको? इसका एक्सियम आ रहा है 11L/10। यस और नो? अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन। अगर आप इस चीज में कुछ समझने वाली बात सोच रहे हो तो कुछ भी नहीं है अब समझना। एक ये समझना था इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इनके मासेस कहाँ है। अब तो बस फॉर्मूले में पुट करना है। व्हाट इज माय YCM? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो योर YCM वुड बी, m1 कितना है, m1 कितना है, 4m0, 4m0 y1 L/2 प्लस दूसरे का मास m0 और उसका 4L/3 अपॉन, डायरेक्ट लिख दूं 5m0। द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इज 5m0। यस और नो? यहां से मुझे बताइए व्हाट इज माय YCM ऑफ दिस सिस्टम? कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 12/3, क्योंकि ये आएगा आपके पास 2 10 12/3। ओके, अब ये वो क्वेश्चंस आप कर रहे हो जिसमें पुराना पड़ा हुआ सारा काम आ रहा है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज 11L/10 कॉमा 12/3, और क्योंकि XY प्लेन में है तो Z 0 होगा।
तो Z 0, तो ये इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब यहां से हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ आपने m0 क्यों यूज किया, m1 m2 भी कर सकते। तो बेटा m1 को ही m0 4m0 लिखा है और m2 को m0। आप नहीं लिखना चाहते, इधर देखो, मतलब इसको कहते हैं कि आप स्मार्टनेस दिखा रहे हो क्वेश्चन करने में, आपका क्वेश्चन थोड़ा कम खराब दिखेगा, समझ रहे हो क्या? तो अदरवाइज आप ये और ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने पिछले क्लास में रखा था। हमारा काम है हर तरीके की चीज बताना आपको, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर सकते हो। मेरा काम ये बताना था कि कंसर्न सिस्टम का मास कैसे लिखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। बात नहीं, नोट भी करो। कर लिया नोट? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। हाँ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला। पहले ये बताओ, ये जो ट्राइंगल है ये L लेंथ है क्या? तो क्या इसका ये मीडियन जो है ये बीच में L/2 है? तो मुझे बताइए, ये टोटल 2L और 2L में से इधर L/2 कम कर दो, कितना? 2L में से L/2 कम कर दो, माइनस कर दो, पीछे आ गए 3L/2। या यहां से देखिए, ये यहां से यहां L है, L प्लस L/2 3L/2। हाँ, सेंट्रोइड क्या? सेंट्रोइड से ही तो निकाला है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। हाँ, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब स्पीड बढ़नी चाहिए एकदम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मामला नहीं है अब तो ये सिर्फ फॉर्मूले का मामला चल रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा डिटेल में बताया मैंने कि हम कैसे सिस्टम सॉल्व करते हैं। यस और नो? अच्छा, याद रखना ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात नहीं करो बिल्कुल। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जैसे आप लोग कोन खाते हो उस तरीके का है ये, आइसक्रीम टाइप। तो नीचे इधर कोन है, ऊपर आइसक्रीम है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया ना, ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम है। कैसा है? यूनिफॉर्म। अच्छा, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस डायग्राम में जरा देखो तो। ये हेमीस्फीयर सॉलिड है, इसका रेडियस आपको पता है। ये जो कोन आपको दिख रहा है ये सॉलिड है और उसकी हाइट यहां से 2r है। यस और नो? अच्छा, ये जो इनका सेंटर है ना, ये जैसे बेस का ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम O रख दे रहा हूं मैं। तो मुझे ये बताना है, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O point. Find out the distance of center of mass from O point. अब आपको मैं बताऊं इसमें दिक्कत कहां है? मासेस लिखने में। क्या लिखने में? एक आवाज में मुझे जवाब चाहिए, इसकी यूनिफॉर्मिटी किससे डिफाइन होगी? रो डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम है। अब इधर सुन लो, बार बार तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं हर तरीके एलिमेंट ले लिए। पहले एक लीनियर लिया था जहां लैम्डा आ रहा था, फिर मैंने एक सरफेस दिखाया जहां सिग्मा आ रहा था, अब मैंने एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ले लिया जहां आपको रो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके पास ये जो सिस्टम है, ये दो सिस्टम में ब्रेक कर दें। हेमीस्फीयर सॉलिड, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से 3r/8 पे होता है।
और सॉलिड कौन का h/4 पे होता है, यस और नो? तो मेरे पास एक हेमीस्फीयर है और एक हमारे पास कौन है, पहले इन दोनों के मासेस लिख लें। तो चलिए ऊपर वाला का मास मैं m1 कह रहा हूं, इधर देखना, इसका मास m1 है, दैट इज व्हाट, डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम। तो हेमीस्फीयर है ना, आधा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का होता है, तो आधे का 2/3 पाई आर क्यूब। और इधर ये m2, ये मेरा क्या है, एक कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अच्छा एच कितना है 2r, और इनटू डेंसिटी। पहले सब लोग देख लो मासेस सही लिखा है क्या, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आप m2 को देखो ना, तो m2 इज आल्सो 2/3 रो 2/3 पाई आर क्यूब इनटू रो, ये दोनों सेम है। अब देखो आपकी मर्जी है, आप इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस लिखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बराबर आ गए क्या, तो जब बराबर आ गए तो फिर सीधा इनको m0 रिप्लेस कर दिया। अगर आप नहीं करते हो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे बताइए इनका सेंटर ऑफ मास कंसर्न कहां पर है, तो क्या ये एक सिमेट्रिक लाइन है, इस सिमेट्रिक लाइन पर यहां से ऊपर सेंटर ऑफ मास पहले वाले का जिसको हमने 1 कहा है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से 3r/8 ऊपर है, 3r/8 ऊपर है, और यहां से इसका h/4 नीचे, याद रखना फॉर्मूला है h/4, और योर h इज ओवर हियर 2r, तो h है 2r/4, यस और नो? तो ये 7r/6 क्या फाइनल आंसर, हाँ अभी देखते हैं। तो ये 2r/4 हो गया, और ये तो मेरे पास ये पूरा सिस्टम रिड्यूस होके क्या आ रहा है पता है, एक आपका पहले वाले का सेंटर ऑफ मास, अच्छा यहां से O है यहां पर, और यहां से आप नीचे आ जाइए, ये दूसरा। मुझे बताइए ये कितना 3r/8, और ये कितना है r/2, r/2, चलिए ये r/2, एक मिनट इधर देखो, यहां पर m0 है, यहां भी m0 है, अच्छा क्योंकि ये इक्वल मास है ना, तो आप बहुत आराम से भी क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हो, क्योंकि दो इक्वल मासेस का सेंटर ऑफ मास उनका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन मान लो इक्वल नहीं आते, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टेक्निक से कर लेते हैं। मुझे O से डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, मैंने O पे ही ये x एक्सिस और y एक्सिस, ओके, इसके कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के 0, प्लस 3r/8, 1 मिनट, इसके कोऑर्डिनेट 0, माइनस r/2, अच्छा इनका एक्सियम तो 0 ही आएगा, तो एक्सियम तो 0 ही आएगा क्योंकि इसी लाइन पर है। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट ओनली YCM, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यस और नो? यस सर। ओके, m1 y1 दोनों बराबर है ना, m0 इंटू 3r/8 प्लस m0 इंटू माइनस r/2, दोनों के मास बराबर है ना, माइनस r/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज 2m0। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, मैं हर तरीके से चीजें सोच रहा हूं। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, माइनस r/16। इधर देखिए YCM कितना आ रहा है, माइनस, अच्छा इधर सुनो, क्वेश्चन ने आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है या डिस्टेंस फ्रॉम O, कोऑर्डिनेट तो आपने रखा है, तो कोऑर्डिनेट तो कोई स्टूडेंट ऊपर भी रख सकता है, फिर वो वहां से सॉल्व करे, लेकिन हमें डिस्टेंस कहां से बतानी है, तो मैंने O पे ओरिजिन इसीलिए रखा था ताकि जो YCM आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम O, डिस्टेंस फ्रॉम O इट इज r/16, नीचे या ऊपर O से, ऐसे ऑप्शन आएंगे, पता चला r/16 आ गया, अब किसी में लिखा हुआ है बिलो, किसी में लिखा है अबव, कहाँ है O से नीचे, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास O से नीचे। तो ऐसे दुनिया में कोई भी सिस्टम कोई भी कैसा भी बना सकता है। तो अब हम हेमीस्फीयर की जगह यहाँ हॉलो कर दें दोनों को,
तो आप सिग्मा सिग्मा लेके सारी कैलकुलेशन करोगे। यस और नो? देखिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर r/2 समझ में नहीं आया। देखिए r/2 कैसे है, मेरे पास जो r/2 है वो, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका कोण है इसकी हाइट कितनी दी है मैंने, तो ये कोण की हाइट है। और अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो ये h/4 होता है सॉलिड कोण का, यहां से h/4 बेस से h/4 दूरी पर होता है इसका सेंटर ऑफ मास। तो h की वैल्यू 2r है, h/4 करूंगा तो r/2 आएगा। ओके, देखो पिछला पढ़ाया, बिल्कुल रोज पढ़ के आना है, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर वन मोर टफ क्वेश्चन। बेटा ये टफ ही है, अगर सही मायने में अगर कोई सोच नहीं रहा है तो आधे लोगों के लिए तो ये टफ हो जाएगा कि वॉल्यूम कैसे लिखूं, एच कैसे। इसमें एक दो चीजें याद नहीं रखनी, आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे होगा। और मैं तो अभी आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं दे रहा हूं जहां मासेस डायरेक्ट दे दिया हूं। क्वेश्चन में आप देखोगे कई बार आपको डायरेक्ट दे देगा आसान करने के लिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मास भी लिखना बता रहा हूं, उसका सारी चीज जो टफनेस हो सकती है वो आप देख सकते हो। क्लियर है? अब हम इसमें कुछ और चेंजेस करने वाले हैं। कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास का ही रहेगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। इतना नोट कर लिया सबने? आज आपको पता भी चलेगा, इसलिए फटाफट लिखो ताकि आपको पता चले कि ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। कुछ पॉइंट्स तो आज बता के जाऊंगा मैं कि फिजिक्स में क्या यूज है। हाँ, ये डायग्राम हटा दूं क्या मैं? आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, इधर देखो, मान लीजिए मैंने आपको एक सिस्टम दिया, उसमें से एक हमने कैविटी हटा दिया। जैसे मैंने आपको एक सिलेंडर दिया और मैंने कहा कि उस सिलेंडर में से एक स्फीयर गायब है, सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से एक स्फीयर काट के हटा दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो जैसे समझना, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से समझना। एक मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है, अभी बनाएगा कोई नहीं, ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। ओके, पूरा सॉलिड है, अंदर तक भरा हुआ है। ये इसका एक्सिस है, एक्सिस समझते हो? ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो मैं 2r ले रहा हूं। कितना हाइट लिया मैंने? 2r। पहले मुझे ये बताओ, अगर अभी मैंने इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, इट इज अ यूनिफॉर्म सिलेंडर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक मिनट सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे बताओ जो एक्सिस है उस पर है, और एक्सिस पे जो मिड पॉइंट आएगा सिलेंडर का वही है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ऊपर डिस्क नीचे डिस्क बना के भी सोच सकते हो, तो कैसे भी आप सोचो, इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन ने क्या किया पता है, यहां से इस जगह से बहुत सिमेट्रिक वे में इस जगह से एक स्फीयर उड़ा दिया, ये स्फीयर उड़ा दिया, ये लीजिए। अब ध्यान से समझना, ये है ना इस कोन का सेंटर है, अभी कोई लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, ये सब क्वेश्चन आपको दे रहा है। ये कोन का सेंटर है, यहां से आपने एक स्फीयर गायब कर दिया, सॉरी कौन बोल रहा हूं यार, मतलब ये सिलेंडर का सेंटर है और इसका रेडियस r/4 है इस पार्ट का, इसमें से बीच में से स्फीयर हटा दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, क्वेश्चन कैसा आया है पता है? ये आपसे कहा कि ये एक सिस्टम है और ये बिल्कुल इस तरह से, ध्यान देना कि ये जो कोन है ना उसका, सॉरी जो आपका सिलेंडर है उसका एक्सिस और ये इसका डायमीटर एक ही चीज है। बात समझ गए? मतलब जो आपका स्फीयर है वो बिल्कुल सिमेट्री में पड़ेगा बीच में, समझ गए? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, ये जो गिवन सिस्टम है ना ये यूनिफॉर्म है,
व्हाट इज इट्स यूनिफॉर्मिटी? रो, है ना। अब वो कह रहा है फाइंड आउट, इस सेंटर का नाम सी रख देते हैं, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सी ऑफ दिस सिस्टम। अब इसमें वैसे कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि मुझे करना क्या है इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। देखो इधर मालूम है, जैसे ये पूरा सिस्टम है आपके पास, ये यूनिफॉर्म है, मतलब यहां से यहां तक हर जगह रो सेम है। ये तो खाली जगह, ये तो खाली जगह है, और यहां से लेके यहां तक पूरा रो सेम है। तो मैं कह रहा हूं यार इसका सेंटर ऑफ मास तो नहीं पढ़ाया था सर ने, है ना। तो अब क्या करें? तो एक मिनट रुको, इसका तो निकालना है, वो तो वो बोल रहा है ना। और मुसीबत में आप फंस गए क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं यार, ऐसा तो कुछ सर ने बताया नहीं था। तो अब दिक्कत पता है कहाँ है? अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपको, अगर मैं इसको भर देता हूं तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता है। कहाँ पता है? सेंटर पे। अच्छा सुनना, तो अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये कहां पर है, ठीक है, तो आप इस जो अंदर भरोगे, क्या आपको लगता है उसकी डेंसिटी सेम एज सिलेंडर डेंसिटी? अगर आप सेम डेंसिटी से भर देते हो, सेम डेंसिटी भी तो रखनी पड़ेगी। अगर डेंसिटी इधर उधर कर दोगे तो ये यूनिफॉर्म सिलेंडर नहीं बनेगा। तो सेम डेंसिटी से भर दिया मैंने, सेम डेंसिटी से भरते ही एक यूनिफॉर्म सिलेंडर बनेगा। इसका सेंटर ऑफ मास सी पॉइंट पे है। तो क्या आपको लगता है वी हैव इंक्लूडेड सम मास इन द सिस्टम? वी हैव इंक्लूडेड सम मास इन द सिस्टम। हमने इस सिलेंडर में एक स्फीयर को इंक्लूड कर दिया। तो क्या आपके सिस्टम में वो इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं है, जो पूछा गया उसमें तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल एक मैथमेटिकल सेटअप बात करता हूं। सपोज आपके पास 4 पार्टिकल है ना। तो आपने उसका पोजीशन वेक्टर के हिसाब से कैसा लिखा उसका सेंटर ऑफ मास? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये आ गया सेंटर ऑफ मास। अब मान लीजिए आपने चारों में ये 5वां पार्टिकल मिला लिया, 5वां पार्टिकल मिला लिया। तो 5वां पार्टिकल मिलाने का मतलब हुआ कि आपका सेंटर ऑफ मास तो 4 का ही निकालना है। तो अगर आपने 5वां पार्टिकल मिला लिया है तो उस 5वें को हटा भी दो, यस और नो। तो अब मेरा फॉर्मूला ऐसे दिखेगा देखने में, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर प्लस m5 r5 वेक्टर माइनस m5 r5 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 माइनस m5, यस और नो। और अगर ये तो पार्टिकल थे ना, ये पार्टिकल थे, अगर कोई बड़ा सिस्टम आएगा जाएगा तो ये बात मैं पहले समझा चुका हूं कि उसको उसके सीओएम पे कंसीडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर को इंक्लूड करूंगा, देन आई विल एक्सक्लूड दिस स्फीयर आल्सो। तो मेरा फॉर्मूला जैसे होगा ना, तो पहले मैं जब इसको इंक्लूड कर दूंगा तो एक m1 बचेगा मेरे पास पूरा सॉलिड, उसमें से एक m2 का स्फीयर हटाना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला पता है कैसा चेंज हो जाएगा कि जो इंक्लूड हुआ है उसको एक्सक्लूड कर। आपको पता है ना, आपने कुछ चीजें अंदर ले ली है तो उसको हटाना पड़ेगा इक्वेशंस में। तो जो इंक्लूड हो चुके हैं उसको हटाना भी पड़ेगा। तो इंक्लूडेड पार्ट, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दिस इज इक्विवेलेंट टू, कंप्लीटली फिल कर दिया आपने। इधर देखो, बहुत ढंग से बनाना इन चीजों को। ये पूरा सॉलिड हो गया, ये आपका सी पॉइंट है यहां पे। और क्या अब इसका सेंटर ऑफ मास भी यही है? तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी रख लेता हूं ताकि कोऑर्डिनेट्स लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर समझो पहले, ये एक्स और ये वाई। ओके, मैंने इसमें मिला दिया, सेम डेंसिटी का रो मिला दिया। ये मेरा m1 बन गया। m1 इज अ लार्ज सिस्टम, तो m1 का सारा मास अपने सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर होगा। तो मुझे बताइए इसके सेंटर ऑफ मास के इस सिस्टम में कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, और इसका मास m1 कितना? डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच, आर तो कैपिटल आर है और एच 2r है, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर 2h, 2r हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो h की वैल्यू 2r। तो ये आपके पास m1 जो है दैट इज
2 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यूब, अभी लिखेगा कोई नहीं, रो। इसमें ये इंक्लूड हो गया स्फीयर, तो यानी इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास 0 0 दिखा रहा हूं, इसमें तो वो इंक्लूड हो चुका है, पूछा गया है उसका। तो नाउ वी हैव टू एक्सक्लूड, हटा रहे हैं हम। अब आगे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस। किसको हटाना है जरा देखना, एक मिनट। पहले उसकी लोकेशन ढंग से देखो, सी पर टच कर रहा है ना स्फीयर, तो ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, यहां पर आपका स्फीयर टच कर रहा है, और दिस इज योर स्फीयर। यस और नो? इसका रेडियस r/4। याद रखना, सेम डेंसिटी से भरा है तो उसी डेंसिटी वाला हटेगा भी, तो दिस पार्ट विल बी एक्सक्लूडेड। तो जो एक्सक्लूड हो रहा है उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताइए। एक मिनट, इसका कोऑर्डिनेट x तो हुआ 0 और y -r/4। तो जिसको इंक्लूड किया है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसको इंक्लूड किया है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ स्फीयर मिला दिया, यहाँ हटा देते हैं। अब आपको एक बात दिखाई दे रही है कि इस सिस्टम का एक्सियम 0 है, एक्सियम, क्योंकि इसका भी एक्सियम 0 है और इसका भी। तो सिर्फ हमें y कोऑर्डिनेट पे चर्चा करनी, यस और नो? अच्छा, कितने लोगों को बिना कैलकुलेशन से ये बात दिख रही थी कि सर आएगा तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे? अब इतना अनुभव हो गया आपको कि सिस्टम सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं निकाल रहा हूं जो आने वाला है। तो ये जो दूसरा पार्ट एक्सक्लूडिंग है उसका मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r/4 का क्यूब। देन m2 इज व्हाट? रो पाई आर क्यूब ओवर 48। क्या कहते हो? रो पाई आर क्यूब बाय 48। अब बहुत लोग चाह रहे होते हैं ना कि जैसे रिलेट मत करो, मैं नहीं कर रहा हूं इस बार रिलेट, ठीक है, ऐसे छोड़ दे रहा। ओके, अच्छा एक मिनट, अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि अब इक्वेशन क्या जाएगी। तो इक्वेशन में एक m1 है और m1 से m2 हटेगा, और एक्सियम तो 0 आ ही रहा है, तो एक्सियम तो 0 आ ही रहा है। नाउ यू विल एस्टिमेट ओनली YCM। योर फॉर्मूला वुड बी m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2, क्योंकि आपका एक्चुअल सिस्टम था क्या? m1 माइनस m2 था, तो आपने m1 बनाया, उसको बड़ा बना लिया मास डाल के, तो m1 ज्यादा हो गया, तो यू हैव टू एक्सक्लूड m2। तो m2 न्यूमरेटर में एक्सक्लूड होगा m2 y2 से। ये y2 किसका है? उसके सेंटर ऑफ मास का, ये तो समझते हो। और नीचे m1 माइनस m2। तो देखिए मैं इसका YCM एस्टिमेट कर रहा हूं, देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां आता है। तो यहाँ पे m1 मेरा कितना है? 2 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू 0 है क्या इसके कोऑर्डिनेट? माइनस m2 कितना? रो पाई r क्यूब बाय 48 इंटू इसका कोऑर्डिनेट माइनस का r/4, माइनस r/4 अपॉन टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, तो 2 पाई r क्यूब रो माइनस पाई r क्यूब बाय 48 इंटू रो। ये समझ में आया क्या सबको? यस और नो? एक बार फिर बता रहा हूं, पूरा जो सिस्टम था उसमें सेम डेंसिटी का मास मिलाया, उससे मुझे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास मिल गया। तो जिसको इंक्लूड किया है उसको इक्वेशंस में हटाने का काम करना है। तो m2 इंक्लूड हुआ है तो m2 विल बी एक्सक्लूडेड, तो इसलिए m2 के एक्सप्रेशन के साथ हर जगह क्या लग गया? माइनस। अच्छा, कहीं और अगर आप सुनो इस चीज के बारे में, तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि जैसे m1 में m2 मिला लिया है तो एक नेगेटिव मास और मिला दो, तो क्या वो एक ही बात है? m1 में m2 भी मिला दो और माइनस m2 भी मिला दो, तो आप ये कह दो कि सर मैं प्लस ऑफ माइनस m2 लिख रहा हूं। तो मैंने वो टर्म यूज नहीं किया, मैंने ये टर्म यूज किया कि इफ यू आर इंक्लूडिंग समथिंग गेट एक्सक्लूडेड ऑल्सो। जो मिला लिया उसको वापस हटाना भी है। मुझे ये सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कितना आ रहा है, मैं आप लोगों के कैलकुलेशन पे भरोसा करता हूं। करो सॉल्व। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, प्लस की माइनस?
प्लस r बाय 32। चलो सब लोग सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रैक्टिस है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। माइनस आंसर तो प्लस आएगा, ये तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये माइनस है, यहां भी माइनस है, तो प्लस आएगा। r बाय, देख लो मुझे याद नहीं है, मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि सब एक आंसर बोल दो, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। r बाय 380, r बाय 380। बाकी लोग भी देखें तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं अभी करो, अभी मैं इसको, ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी ने बताया मुझे, कि मैं कैलकुलेशन करने में आलसी हूं। r बाय 380, देखो 2 आंसर आ गए इस पे, सब लोग सॉल्व करें। r बाय 380 आ रहा है भैया, थोड़ा सा कैमरा इस तरफ ले लीजिए, बस बस। If you have included some mass, you have to exclude that also. R by 380, देखिए 3 वोट आ गए इस पे, R by 380। नहीं आप लिखो, एग्जाम में सुनो, एग्जाम में प्रोसीजर आता है, उसके नंबर नहीं मिलते हैं। एग्जाम में नंबर कब मिलते हैं, जब आप उसका सही ऑप्शन टिक करते हो। तो आंसर निकालिए। यही आ रहा है, वेरी गुड। R बाई 380 प्लस में आ रहा है ऊपर। कितने लोगों को ये बात भी समझ आ रही थी कि सर ऊपर ही आएगा, पहले बताओ। एक मिनट आराम से सोचो, देखो नीचे से अपने कुछ गायब कर दिया ना, ऊपर मास ज्यादा है, नीचे मास कम है। वेरी गुड। अगर मान लो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होते कि बिलो सी आंसर है और एक ऑप्शन होता है अबव सी, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता, डायरेक्ट वही होगा सही। R बाई 380। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सर एक डाउट, हाँ पूछो ना। सर आपने बोला था मतलब कुछ ये जैसे इसका नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सर इसमें कुछ ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, हाँ, तो m1/1 माइनस m2/2। सर मान लो इसका m1 हाँ m1/1 प्लस m2/2 माइनस m2/2 ऐसे करके किया था। नहीं, तो इसका मास m1 नहीं था एक्चुअली। इधर देखो बेटा, एक डाउट आ रहा है, वो कह रहा है कि सर आपने m1 में m2 मिलाया था, तो m1/1 माइनस m2। नहीं, m1 में m2 नहीं मिला, m1 माइनस m2 में m2 मिला, फिर m2 गया। इसका मास m1 माइनस m2 है, तो m1 माइनस m2 में m2 मिलाया, फिर m2 हटाया, तो ये आपको ये बता रहा है कि समथिंग हैज बीन इंक्लूडेड, इस m1 में मिल चुका है जिसको मिलना है। समझ रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ ये डायग्राम हटा रहा हूं। क्वेश्चन समझना है। एक रेडियस r का यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इधर देखो पहले, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, पूरा भरा हुआ है। इट इज अ सरफेशियल एलिमेंट। चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा से प्रैक्टिस और बढ़ा दूंगा। मैंने क्या किया, इसमें ना ये इसका सेंटर O है, ओके। यहां से मैंने एक r/2 रेडियस का डिस्क काट दिया एकदम सिमेट्री में। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछ सकता हूं
कि इसमें से, याद रखना ये डिस्क है, थोड़ा सा सर्कल नहीं दिख रहा है, मान लोगे इट इज सर्कल, तो ये एक डिस्क हमने कट करके निकाल दिया ऐसा सिमेट्रिक वे में, ये इस छोटे डिस्क का भी ये डायमीटर है। ओके, तो एक तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसको कट करके हटा दिया, लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया पता है, इसको कट करके यहां रख भी दिया, यही है, सेम है। ओके, तो ये यहां से आपने डिस्क उड़ाया और उस डिस्क को वहीं पे वापस रख भी दिया। मान लेना कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल बनाया मैंने। ओके, तो कोई कहेगा कि सर यहां आते आते क्या आपने इसको, तो दोनों एक ही है, इधर देखो बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा है। जब मैं बोलूं ना कि कंसंट्रेट करो, इसका मतलब वहां गलती होने के चांस रहेंगे, इसलिए उस चीज को बहुत ध्यान से समझना। तो इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी आपको कि ये डिस्क यहां से काटा यहां रख दिया। मैंने कहा फाइंड आउट द डिस्टेंस of center of mass of system from O। ओके, अब आप इसको कैसे देखते हो, इस पूरी चीज को आप ये देखते हो कि सर हमें एक का तो सेंटर ऑफ मास पता है, किसका, छोटे वाले डिस्क का पता है। एक मिनट, आपको इसका पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, लेकिन इसको तो खाली किया हुआ है। तो आप है ना, पहली बात तो इतना अपने अंदर कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि सर ये यहां से कट के इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये कट के रख दिया, अब आपके लिए ये सिस्टम तैयार हो गया, यही ना। इसमें आपको किसका सेंटर ऑफ मास पता है, छोटे वाले डिस्क का, इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। उसके बाद अगर मैं इस डिस्क को मिला देता हूं, इसको नहीं मिलाना है, माइंड में अलग से एक और मिला रहे हैं, अलग से, क्योंकि सिस्टम में ये है, तो ये दोनों तो हैं ही, एक और तीसरा मिला दो, बताइए तीसरा मिलाते ही इसका भी पता हो जाएगा, तो जिसको मिलाया उसको एक्सक्लूड कर देंगे, यस और नो। चलिए, तो ये सिस्टम में आपका ओरिजिन रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। कितने लोगों को ये बात डायरेक्ट दिख रही है कि सिमेट्री से इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्स एक्सिस पर ही आएगा, YCM वुड बी 0। ओके, ठीक है, YCM 0 आएगा, इसको यहां पे रखना है। अब ये सिस्टम इज इक्वलेंट टू, दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू, इसको भर रहा हूं मैं, अलग डेंसिटी से भरूं क्या, अलग डेंसिटी से भरूंगा तो फिर क्या फायदा, फिर नहीं पता है, तो सेम सिग्मा से भरते ये पूरा डिस्क यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो देखो ये डिस्क पूरी यूनिफॉर्मिटी से फिल हो गई, पूरी भर दी हमने, ध्यान से समझना, इसके साथ ये है साथ साथ, ये हमेशा साथ साथ है, ये इसके साथ में ये भी पड़ा हुआ है। हमने किसको भर दिया, ये वाला पार्ट जिसको मैं बाउंड्री बना के दिखा रहा हूं, दिस पार्ट हैज बीन फिल्ड अप, पूरा भर दिया क्या, सेम सिग्मा से भरे, ये लीजिए सेम सिग्मा से भर दिया, ये एक्स एक्सिस है। ओके, अच्छा जिसको आपने भरा है उसको एक्सक्लूड भी करना है, तो एक मिनट, यहां पे भरा है ना, तो हमेशा याद रखना एक बार ओरिजिन सेट कर लेना ताकि लोकेशन दिखाने में आसानी रहेगी। तो क्या आपको लग रहा है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहां से यहां तक एक डिस्क बनेगा वो, तो इसमें से एक्सक्लूड करना है हमें, माइनस करना है एक डिस्क। एक मिनट देखना, ये ओरिजिन है वहां, ये एक्स एक्सिस है ऐसे, ये वाई एक्सिस है, बोलो इस डायग्राम को देखो, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ओरिजिन को टच करते हुए है ना डिस्क, तो ये डिस्क है जिसको हटाना है। तो अब आपके लिए मेरे लिए तीन चीजें हो गई हैं, क्योंकि मैं तीन चीजों को अलग अलग जानता हूं, इसको अलग से जानता हूं, इसको अलग से जानता हूं, और इसको भी अलग से जानता हूं, तो मुझे इन तीन चीजों से मिलाकर वो बनाना है। तो ये दोनों से इसको उड़ा दो, इन दोनों से इसको उड़ा दो, तो देखिए सबसे पहले इसका मास कितना, m1, यूनिफॉर्मिटी सिग्मा पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस सिग्मा पाई r स्क्वायर, इसका मास m1 मिला दिया इसमें, m2 इसका मास
इसका रेडियस कितना आएगा बताइए, क्योंकि ये यहां से यहां तक नहीं, r/2। अरे ऐसे इतनी छोटी सी चीज में गलती करेंगे तो कैसे IIT जाएंगे। ये 0 है, ये r है, तो ये r है, तो डायमीटर r है, तो रेडियस r/2। व्हाट इज इट्स मास? सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर। m2 जिसको आपने, ये तो अलग से चल रहा है साथ में, इसमें मिल चुका है कोई, उसको हटाना है। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? दैट विल बी एक्सक्लूडेड। तो ये m3 विल बी एक्सक्लूड। क्या m3 का रेडियस भी r/2 है? दैट इज सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर। पहले ये मासेस सबको समझ में आए। अब याद रखना, बड़े सिस्टम्स को इंक्लूड एक्सक्लूड उनके सेंटर ऑफ मास पे रख के किया जाएगा। इधर देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास इज एट 0 0, इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट, एक मिनट बहुत आराम से, ये r/2 है, ये टोटल r है, तो ये एक मिनट, ये r है और ये r/2, तो इसके 3r/2 कॉमा 0। एनी डाउट? इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, इस ओरिजिन का ध्यान रखना, इसके साथ लगा हुआ है ये, यहां से ये टोटल r है, तो ये r/2 कॉमा 0। कितने लोगों को दिख रहा है? YCM 0 ही आएगा। नाउ आई विल राइट डाउन दिस XCM एज अ फॉर्मूला। इधर देखना, m1 m2 और माइनस m करते ये बन जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 माइनस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m3 माइनस, ये एक्सक्लूडिंग चल रहे हैं दोनों, समझ में आ रहा है? नाउ XCM इक्वल्स टू m1 x1, m1 कितना है? सिग्मा पाई r स्क्वायर, x1 0, m2 सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4। मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका 3r/2 माइनस ऑफ m3 है मास कितना? सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2, प्लस में चल रहा है ना सब, अपॉन सिग्मा पाई r स्क्वायर, इसका मास प्लस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4 दूसरे वाले का मास माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4। कैलकुलेशन में मैं वीक हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएं। माइनस, देखो हंस भी रहे हैं, पहले तो बता रहे हैं माइनस, और फिर हंसी और आ रही है। मैं वीक हूं कैलकुलेशन में, आप लोग बताएंगे। प्लस r/8, r/4 भी आ गया एक आंसर। इसलिए देखो एक मिनट, तुम लोग का फोकस चला गया कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन तब होगी जब ये चीजें पूरी बनेगी, तो पहले इसको ढंग से बना लो, तब इसको कैलकुलेट करके बता दो मुझे चुपचाप एकदम। अब ऐसे क्वेश्चंस का भी कोई एंड नहीं है, क्वेश्चन में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो जाने। 1 मिनट नहीं, एक बात बताइए, एक सवाल आया है कि सर जिस पोजीशन से काटते हैं वही ऐड करते हैं क्या? तो देखो, सबसे पहली बात, आपने यहां पर मिलाया ना, तो इसी जगह तो हटाओगे, इसको खाली कैसे करोगे? एक बात बताइए, आपने कहा कि सर मैंने इसको इंक्लूड किया, तो आप इसी को हटाओगे ना, तो मैंने इसी को हटाया भी है। देखो, आपने इंक्लूड किसको किया था? जिसको मिलाया था, तो जिसको मिलाया तो उसको हटाएंगे तो वो उसी जगह से हटेगा ना। अगर मान लो आप यहां मिलाते हो और यहां से हटाते हो, तो सिस्टम तो कुछ और हो गया वो तो जहां मिलाएंगे वहीं से हटेगा, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। कितना आंसर आ रहा है? r/4। देखिए सब लोग का आंसर r/4 आ रहा है, मुझे लगता है शायद यही होगा आंसर।
शब्द सोच लें। हाँ हाँ, लेकिन जल्दी पूछो। यहाँ पे सर अगर ये अभी निकला हुआ था, हाँ अगर ये M1 मान लिया, हाँ, आपने बोला था M1 X1, नहीं M1 X1 ये नहीं है M1। अगर मैं इसको M1 बोलता हूं ना, तो ऐसे मानो कि M1 प्लस M3 मिला दिया गया, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो M3, हाँ तो M1 प्लस M3 का सेंटर ऑफ मास आ रहा है वहां। आप क्लास के बाद मिलना, मैं समझा दूंगा आपको। चलें आगे। तो अब हम लोग, 1 मिनट है नहीं मेरे पास। एक स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट इज लैमिना। लैमिना एक शब्द आता है, कई बार आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। तो जैसे कोई सरफेस होता है ना, उसको लैमिना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जैसे आपसे कहा कि एक प्लेनर लैमिना है, तो कोई सरफेस है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए लैमिना शब्द यूज किया जाएगा। ओके, चलिए अब यहां तक सबको समझ में आया है? क्योंकि अब मैं यहां से टॉपिक चेंज कर रहा हूं। अभी तक आप सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीख रहे थे। आपने बहुत सारे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सीओएम सीखा, फिर उसको इक्वेशन में कैसे यूज करना है। तो आप समझ रहे हो इसका कोई एंड नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का। अब यहां से अगर कोई मुझे बोले सर एक स्क्वायर हटा दो काट के, फिर सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलेगी। क्लियर है? हाँ, नहीं मैंने खुद ने रखा है। ठीक है, और सुनो, अगर रहता है तो अच्छी बात है, और नहीं रहता है तो आपको मैंने एक बात बोला है कि कोऑर्डिनेट जो आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, जहां आप ओरिजिन मानोगे। तो जैसे इस क्वेश्चन का ओरिजिन यहां था, और क्वेश्चन ने डिस्टेंस भी कहां से पूछा था? ओ से। इसीलिए मेरा आंसर ये जो r/4 कहां गया, ये r/4 जो आ रहा है ये ओ से ही आ रहा है। इसलिए मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, बाई चांस कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं यहाँ ओरिजिन रखूंगा, तो फिर उसको सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद फिर ये डिस्टेंस माइनस भी करना पड़ता। तो वो फिर आप खुद, आपकी स्मार्टनेस है कि आप किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग पूरा हटाऊंगा मैं बिल्कुल। अब ये सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया आपको। अब इसका फिजिक्स में क्या यूज था, कैसे था, सबको देखते हैं। ओके, देखिए मेरे पास 1 बाई 1 हम बात करते हैं। तो जैसे अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से सब्जेक्ट अपना क्या कहते हैं एक अलग, मतलब एक अलग एस्पेक्ट आने वाला आपके सामने। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट तो हो गया, अब इसका करे क्या। तो अब आपने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाला है। क्या निकाला है? क्या फॉर्मूला था उसका? आरसीएम वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस एक मिनट अपॉन m1 प्लस m2। अब एकदम चुपचाप हो जाओ, इस समय आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना है सब चीजें। अभी भी कोई बहुत फायदेमंद चीज नहीं मिलेगी, थोड़ा सा टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये आरसीएम ऐसे निकला। अब मुझे बताइए, वी हैव सम सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट मे बी कंटिन्यूअस सिस्टम और इट मे बी डिस्क्रीट सिस्टम। उस सिस्टम के पार्टिकल्स इधर उधर चले तो सब डिस्प्लेस हो गए, अपनी अपनी जगह से चेंज हो गए। तो मैंने कहा कि मेरा पहला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है कुछ डेल्टा r1 वेक्टर, क्या मैं बोल सकता हूं? उसी तरह से दूसरा पार्टिकल कुछ डेल्टा r2 डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से कुछ तीसरा पार्टिकल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास कुछ पार्टिकल हैं और उन्होंने अपनी जगह बदल ली अपनी। तो डेफिनेटली जगह बदलने से हो सकता है कि उसका सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह बदल ले। यही कह रहे, बहुत आसान भाषा में, कि आरसीएम उसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो अगर आपके सिस्टम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है कि मूव कर जाए। अब यहाँ पे एक लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ने हो सकता है क्यों लगाया। एक मिनट, मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मेरे पास एक m मास है, एक m मास है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। इसको 1 मीटर इधर ले जाता हूं, इसको 1 मीटर इधर ले जाता हूं, स्टिल द सेंटर ऑफ मास इज एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन।
हालांकि अभी आपको पता तो नहीं है कि इसका क्या फायदा है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आई है कि जिस तरह से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन बदलते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन बदले, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन बदल भी सकता है और बदल नहीं भी सकता है। तो इफ यू वांट टू एस्टिमेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, इट इज माई डेल्टा आरसीएम। डेल्टा लगा दिया, डेल्टा यानी चेंज, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो यहां से इसको फॉर्मूले बनाएंगे अगर हम, तो m1 डेल्टा r1 पहला वाला बदल गया, प्लस m2 डेल्टा r2, दूसरा ने अपनी डिस्प्लेसमेंट ले लिया, पहले ने अपना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एंड सो ऑन mn डेल्टा rn डिवाइडेड बाय टोटल मास। किसी को लग रहा हो कि सर ये इक्वेशन कैसे आई, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये r1 r2 r3 r4 ऐसे है ना, तो ये इनिशियल मान लो, इन्हीं के फाइनल वैल्यूज कैसे होंगे, m1 r1 फाइनल माइनस m2 r2 फाइनल, ऐसे करके सेंटर ऑफ मास की दूसरी लोकेशन आ जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे तो r1 वाला r1 के साथ माइनस हो जाएगा, r2 वाला, तो यहाँ पर डेल्टा डेल्टा क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें बस एक छोटी सी बात अभी सीख रहे हो जिसका आपको फायदा कुछ भी नहीं मालूम। आपको ये पता है कि अगर सिस्टम के पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस इतनी सी एक जानकारी आपके सामने आई है, और उस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका ये है। अच्छा, अगर मैं इसको इनके कंपोनेंट्स में बात करूं एक्स वाई जेड में, तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां से अगर आई कैप को आई कैप से कंपेयर कर लें, जे कैप को जे कैप से, तो दिस इज डेल्टा एक्स सी एम, दैट इज इक्वल्स टू, क्या मैं लिख सकता हूं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन mn डेल्टा xn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अभी इन सबको मैं एप्लीकेशन में सिखाऊंगा ये सब कैसे करते हैं। फिलहाल ये क्या एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा x1 is the displacement of first particle along x, ये second particle along x, ये nth particle along x equal to displacement of center of mass along x. Okay, now next delta ycm फॉर्मूला होगा m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 m3 डेल्टा y3 एंड सो ऑन mn डेल्टा yn अपॉन टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, किस क्वेश्चन में कैसे आएगा, वो सब पता चलेगा। अभी जस्ट फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने। एंड सिमिलरली डेल्टा ZCM वुड बी और m1 डेल्टा Z1 प्लस m2 डेल्टा Z2 प्लस mn डेल्टा Zn अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn। अभी इसमें कोई फायदे वाली बात आपको नजर नहीं आ रही है, जस्ट सिंपल मैंने एक बात बोला है कि अगर आपका पार्टिकल अपनी पोजीशंस बदलेगा तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन बदले। तो अगर आप x के कितना सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है, y में कितना है और z में कितना है, तो इन फॉर्मूलों को लगा दो। तो यहाँ से डेल्टा XCM डेल्टा YCM और डेल्टा ZCM आ गया। ये आई कैप का कोएफिशिएंट है ये, और ये, तो अगर टोटल सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आप अलग अलग कंपोनेंट करते हो, एक साथ वेक्टर लिखते हो तो ये आ गया, और अलग अलग कंपोनेंट से करते हो तो ये डेल्टा XCM आई कैप प्लस डेल्टा YCM जे कैप और डेल्टा ZCM के कैप। अभी भी मैं आपको कैलकुलेट ही करना सिखा रहा हूं, क्या कि अगर पार्टिकल अपनी जगह बदले तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह बदल सकता है, तो आपने उसका डिस्प्लेसमेंट लिखा है। बात समझ में आया? चलिए, तो ये आपका जो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उससे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये बात आ रही है? चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट पता है क्या है, वो तो जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है। याद रखना, ये इक्वेशन वेक्टर में लिखी है, बट यहाँ डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ना, ये x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे कोई एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, अगर ये x को हम इधर प्लस मानते हैं
तो उसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये डेल्टा वाले ये किस में आएंगे, ये जो डेल्टा वाले हैं ये सब साइन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये मैं एक सिंपल आपको बात बता रहा था कि भाई सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को बदल रहा है, सॉरी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्या ये रियलाइजेशन है आपको कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन ना भी बदले? एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि दो इक्वल मास हैं, इधर इधर बराबर चला दो तो सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन पे ही बना हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान देना, मैं अभी इन सबका एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा एक एक चीज का, बट अभी एक समराइज वे में आपको पूरा बता रहा हूं कि ये सब यूटिलिटी कहां आने वाली है आपके पास। ठीक है, तो हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, मतलब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी होती है। और अगर मैथमेटिकली बात करें तो डी आर बाई डी टी। अच्छा ये बताओ, ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ तो वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। तो देखिए डी आरसीएम बाई डी टी, योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू डी आरसीएम बाई डी टी। तो ये आरसीएम में कौन है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा ये डिफरेंशिएशन जब अंदर जाएगा तो m1 m2 तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन होगा m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ऐसा फॉर्मूला बनेगा m1 dr1 बाई dt, डिफरेंशिएशन इधर चला गया, प्लस m2 dr2 by dt and so on mn drn by dt upon total mass mn। VCM equals to, it can be written as m1 v1 vector plus m2 v2 vector and so on mn vn vector डिवाइडेड बाय टोटल मास। प्लीज अब कॉन्सेंट्रेट करें, अभी मैं आपको जो चीजें लिखवा रहा हूं ना इसी से कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके पास, मतलब नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के एप्लीकेशंस चलेंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इन सब चीजों के। अभी मैं वन बाय वन कर रहा हूं। एक तो मैंने आपको ये सिखाया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, क्या यहां से समझ में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? इट इज योर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तब एक मिनट सुनो, अब आप सोचोगे कि सर ठीक है, जब आपने सेंटर ऑफ मास को जबरदस्ती डिफाइन कर ही दिया तो अब आप डेल्टा लगा रहे हो तो डेल्टा भी सही होगा, यस और नो? उसमें क्या दिक्कत है? उसी तरह से अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी है क्या, v1 v2 v3 v4। तो जैसे आपके पास तीन पार्टिकल है, एक का मास m1 है, v1 से उड़ रहा है, v2 से उड़ रहा है, v3 से उड़ रहा है, तो आप m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देने पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, यस और नो? चलिए तो सही बात है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो VCM भी आ जाएगा, इसमें कोई खास बात अभी तक इंस्टेंटेनियस है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ, डी है क्या? तो ये इंस्टेंटेनियस है। एक मिनट फोकस चेंज नहीं करें अपना, पहले बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास कुछ डिस्प्लेस करेगा, अब बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी आएगी। अच्छा वेलोसिटी पे भी कुछ कमेंट कर देते हैं। If your particles of system are moving, it may be possible that your center of mass is at rest. May भी बोल रहा हूं, must भी नहीं बोल रहा हूं, it may be possible। भाई एक बात बताओ, मेरे पार्टिकल v1 v2 v3 कुछ वेक्टर 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 है इनका, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए। तो कितने लोगों को समझ में आता है कि ये वेक्टर सम जितना आएगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि VCM है या? तो अभी आपके लिए एक फोकस्ड पॉइंट है, एक अजीब सी बात आपको लग सकती है कि ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम के पार्टिकल चल रहे हो लेकिन सेंटर ऑफ मास ना चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, सपोज सिस्टम में आपके दो पार्टिकल हैं, एक का मास m एक का मास 2m,
ध्यान से देखना, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2v है। क्या ये दोनों अपोजिट है? तो अगर इसकी वेलोसिटी v i कैप है तो वो 2v माइनस आई कैप है। अब इस फॉर्मूले में रखोगे तो m1 इंटू वी आई कैप प्लस m2 माइनस 2। क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? तो ऐसा हो सकता है। इसमें किसी को कुछ अजीब सी तो नहीं लग रहा? ठीक है, अब ये भी बात जो आप देख रहे हो, डेफिनेटली ये फॉर्मूला जो आपको कैलकुलेशन करके देगा वही बताएगा कि आपका सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी रखता है या नहीं। अभी आपके लिए मेरे पास एक तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है वो तो वेलोसिटी का फॉर्मूले में रख दो, अपने आप आ जाएगा, यस और नो। बट मेरा एक फोकस पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर सिस्टम के पार्टिकल चल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे भी हो सकता है। किसी को कोई अजीब सा तो नहीं लग रहा? क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन करूंगा तब सवाल मत करना कि सर सेंटर ऑफ मास कैसे खड़ा रह सकता है, ये सब तो चल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि वो रुका रहे। चलिए, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब यहां से एक आपके पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। हम बात कर रहे हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ सिस्टम में अभी आपको आज सिर्फ ये रियलाइजेशन देने के लिए बहुत एक एक चीज, बस जैसे ये फॉर्मूला आ गया, इसका सवाल हम करेंगे। ये वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? यार ये मोबाइल बंद कर दो पहले तो, मैं भी टाइम दूंगा आपको लिखने का। ये आपने वीसीएम देखा। चलिए, अब दूसरी चीज हम बात करें मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं m1, m2, m3, mn। ये कैसा भी सिस्टम हो सकता है, डिस्क्रीट या फिर, चलो सपोज ये उड़ रहा है, ओके, इसका v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर, vn वेक्टर, ये सारे पार्टिकल अपनी अपनी वेलोसिटी रख रहे हैं, ओके। तो आपका जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, अच्छा याद रखना, सिस्टम डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास v3 वेक्टर, दे ऑल आर मूविंग। अच्छा, किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये देखो ये 50 पार्टिकल उड़ रहे हैं, फाइंड आउट देयर, नहीं, फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। इसका मतलब क्या, आपके जितने 50 पार्टिकल उड़ रहे थे ना, सबका मोमेंटम का वेक्टर सम करना है। तो मुझे सिस्टम का मोमेंटम चाहिए। तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन mn vn वेक्टर। अब एक मिनट रुक जाओ, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सिस्टम का मोमेंटम है। बोलो, उधर मत देखो, अभी उधर मत देखो, इधर देखो। सिस्टम में 50 पार्टिकल उड़ रहे हैं, सबकी वेलोसिटी पता है आपको, ये सिस्टम का मोमेंटम होगा या नहीं? दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ सिस्टम। एंड अब मैं इसको आगे ब्रीफ कर रहा हूं और इसका फायदा होगा आपको फिजिक्स में। मुझे बताइए, ये जो m1 v1 प्लस m2 v2 डैश डैश mn vn लिखा है, क्या ये यहां से देखो, it is the total mass of the system into VCM. So that is equals to m1 plus m2 plus mn into VCM. ओके, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां फायदा क्या मिला। सिस्टम का मोमेंटम चाहिए, सिस्टम में 50 पार्टिकल हैं और m1 प्लस m2 प्लस mn जो है ना, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज m टोटल। mt मतलब m टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इनटू VCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे साफ होना चाहिए। m टोटल इनटू VCM। तो यहां पर एक और जनरेट हो गया क्या कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम का मोमेंटम चाहिए। तो आपके पास एक तरीका है m1 v1 m2 v2 m3 v3 m4 v4 सारा वेक्टर एडिशन करके मोमेंटम निकाल लो, या फिर एक तरीका और है टोटल मास इनटू VCM कर दो। अब इधर सुनना ध्यान से, टोटल मास इनटू VCM करके भी आपका, क्योंकि देखो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है यही सिस्टम का मोमेंटम है, तो VCM इनटू टोटल मास करने पे भी सेंटर ऑफ, मतलब टोटल मास इनटू VCM करने पे सिस्टम का मोमेंटम आएगा। तो एक प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है
किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सिस्टम जो है उसका मोमेंटम लिखने के लिए आप टोटल मास इनटू वीसीएम कर दो, जिसको आप सिंपल, क्या सेंटर ऑफ मास पे कोई है? कोई नहीं है, लेकिन ऐसे सोचो इमेजिनेशन में कि सिस्टम का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे है ना, और उसको वीसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब देखिए इसका फायदा कैसे है मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि सर बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल पता है कैसे है। देखो, आप ये कहोगे कि सर आप हमें सिखा रहे हो कि सिस्टम का मोमेंटम लिखने के लिए टोटल मास इनटू वीसीएम कर देना, तो आप कहोगे सर पहले तो वीसीएम निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? एक मिनट ध्यान से सुनना बात को। तो वीसीएम निकालने का फॉर्मूला ये है क्या? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डैश डैश डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे तो वीसीएम आएगा। तो आप लोग मुझे कहोगे कि सर आप है ना हमें मिसगाइड कर रहे हो, कि सर जब हम वीसीएम निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर में मोमेंटम था, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पहले टोटल मास से डिवाइड करवा रहे हो, फिर टोटल मास से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, हाँ या ना? तो इधर सुनना, पहली बात तो एक तो है कॉन्सेप्ट, कि एज अ कॉन्सेप्ट कि सिस्टम का मोमेंटम लिखने के लिए टोटल मास इनटू वीसीएम करने पे मोमेंटम मिल जाएगा, हाँ या ना? और अगर मैं एक और बात बोल दूं, अगर आपको कहीं से v1 v2 v3 v4 चेक करके वीसीएम ना निकालना पड़े और डायरेक्ट वीसीएम मिल रहा हो तो क्या फायदा होगा? मैं आपको रियलाइजेशन दे रहा हूं कि अगर इस फॉर्मूले का यूज करना है तो यार मैं चाहता हूं कि v1 v2 v3 v4 ना लगाऊं और मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाए? वीसीएम। ओके, तो अगर डायरेक्ट वीसीएम मिल गया तब तो आप अप्रिशिएट करोगे इस चैप्टर को। अभी मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जस्ट फॉर द रियलाइजेशन। ये मेरे पास एक रॉड है, ध्यान से सुनना, दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड। इधर लिखो मत कोई भी, बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत मतलब अजीब सा भी चैप्टर है, इसलिए पूरा लॉजिक है पूरा एक एक चीज पे। एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ एल, मास एम, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन ऑफ द एंड विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ दिस रॉड, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ दिस रॉड। अब सुनना, अभी तक ये थ्योरी नहीं पढ़ी है आपने, ठीक है? आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज मोमेंटम, तो आपको कि सर इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है, सबका m इंटू वी जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? एट ए डिस्टेंस x पे जाओगे, एक dx एलिमेंट काटोगे, सुनना सुनना, dx एलिमेंट काटोगे, उसका मास लिखोगे dm इज लैम्डा dx, फिर उसकी वेलोसिटी बनाओगे ओमेगा x, किसी x दूरी वाले की। अब बताइए सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो आपको क्या करना है? एक का मोमेंटम कैसे लिखोगे? dm ओमेगा x। अभी इसको मत सीखना, ये आप सीखो कि मैं बस आपको ये सिखा रहा हूं कि प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, क्योंकि हम आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने इसका मास लिखा dm, इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया ओमेगा x। क्या मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी इंटीग्रेट होने से पहले ये चेक किया जाता है कि क्या उसकी डायरेक्शन तो कहीं नहीं बदल रही है, वरना कंपोनेंट बनाते हैं। तो क्या इसमें जितने भी हैं सबकी वेलोसिटी नीचे है इस मोमेंट पे? ओके, तो dm ओमेगा x इनटू इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए थ्रू आउट, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने कर दिया। इधर सुनो, ये इंटीग्रेशन में लैम्डा dx रखोगे, कितना? लैम्डा dx। नाउ इट विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू l, यू विल गेट द मोमेंटम ऑफ द रॉड। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे अब एक कॉन्सेप्ट मिल गया। एक मिनट, एक रॉड है यूनिफॉर्म, मुझे पता क्या मालूम चल रहा है कि इस रॉड के सारे पार्टिकल चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहेगा ना। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट है। इफ दिस रॉड इज रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दैट मींस योर सेंटर ऑफ मास इज आल्सो रोटेटिंग with the same omega. What is the velocity of VCM? ओमेगा। ये लो, अब आप मुझे इंटीग्रेट करने के लिए कहोगे, ये निकालने के लिए, मैं करूंगा ही नहीं, मुझे पता है m टोटल इनटू टोटल मास कितना m, एंड VCM ओमेगा l/2, डायरेक्शन नीचे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस समय ओमेगा l/2 की डायरेक्शन नीचे है, इस रॉड का मोमेंटम डाउनवर्ड है m ओमेगा l/2। इट वाज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट,
बट इट इज शोइंग द इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि अगर आपको सिस्टम में क्या चाहिए, सिस्टम का मोमेंटम, तो आप सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए सारे मास को वीसीएम से, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय वीसीएम करने पे आपको सिस्टम का क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। तो इस चैप्टर में क्या क्या फायदा होने वाला आप समझ रहे हो। अभी मैंने एक फायदा समझाया, अभी जो बोर्ड पे, इधर सुनो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसमें मैं आपको इस पे क्वेश्चन बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट वाले कैसे चेक करने हैं, उसके बाद वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, वो तो फॉर्मूला है, इसमें रखना है वैल्यू और आंसर आएगा। इसके बाद वीसीएम अगर आपको पता है तो वीसीएम का फायदा देखो आप, कितना खतरनाक सिस्टम है। अच्छा, इसका तो फिर भी आसान था, अगर मैं कोई और टिपिकल चीज दे दूं ना, कोई और टिपिकल चीज दे दूं, सपोज इधर देखना, मैंने आपसे कहा कि ये एक ना सॉलिड स्फीयर है, ओके, और ये सॉलिड स्फीयर को यूं घुमा रहे हैं पकड़ के, अब निकालो जरा मोमेंटम, एक यहाँ डीएम, एक यहाँ डीएम, एक यहाँ डीएम, इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, ओमेगा एक्स समझते हो, सर्कुलर मोशन पढ़ा है, तो यहां से अगर घुमाएंगे तो सबकी वेलोसिटी देखो कितना खतरनाक है, लेकिन भूलो इसको, किसको पकड़ू, इसकी वेलोसिटी है ओमेगा आर, टोटल मास एम, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए आप सिस्टम का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करके वीसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा, यस और नो। तो ये लिखना है, अभी ये लिखना है और ये लिखना है। अभी ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अभी जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि चैप्टर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखो और मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखिए। अभी इसमें एक चीज और है, रह सकता है, हो रह सकता है, इधर देखिए, हाँ, और अगर वेलोसिटी अलग अलग है, हाँ बिल्कुल, ट्राइंगल लॉ बना दो, और ऐसे दुनिया में 1000 पार्टिकल हो ना तब भी हो सकता है। प्लीज बात नहीं, 3 चीजें लिखी हुई है बोर्ड पे, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा है, एक लिखा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एक आपके पास लिखा हुआ है सिस्टम का मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं इन शॉर्ट। अभी और भी फायदे देखते जाओ। इस चैप्टर को जनरली लोग टफ मानते हैं, लेकिन ये चैप्टर फिजिक्स में आया है चीजों को आसान बनाने के लिए। अब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, हाँ। अभी ये सारे एग्जांपल्स कराऊंगा मैं आपको, अब टेंशन मत लेना, अभी जस्ट ओवरव्यू दिया है आपको एक, कि व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस सच काइंड ऑफ टॉपिक इन फिजिक्स। जबकि उस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, दैट वाज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, बट टोटल मास इनटू वीसीएम करने पे सिस्टम का मोमेंटम आएगा।
ये एक्चुअली सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। जैसे आप जनरल काइनेमेटिक्स किसी पार्टिकल की पढ़ते हो, अब ये काइनेमेटिक्स चल रही किसकी, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा, क्या वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का फायदा भी आ गया। अभी हम एक्सीलरेशन भी निकालेंगे। बेटा एक स्टूडेंट ने पूछा है वी कॉमन लेने पे वीसीएम कैसे आया। ये मुझे समझ नहीं आया आपका डाउट, वी कॉमन लेने पे वीसीएम कैसे आया। ये नहीं नहीं, मैंने कॉमन नहीं लिया यार, कैसी बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ओके सॉरी। इधर देखो, अरे ये कॉमन नहीं लिया है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। यहां से देखो, वी कॉमन नहीं लिया वहां पे, वो ऑल्सो इक्वल टू दैट। समझ में आया। नीचे स्पेशल रिमार्क लिखे। ओके याद रखना, इन सब पे हम बात करेंगे, इन सब के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इधर सुनो, ये सब पहले इंक्लूड होंगे क्योंकि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और तब जाके डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स करते थे, तो वैसे सारी चीजें एक साथ चलेगी। तो इन सब पे क्वेश्चन आएंगे अभी आपके पास। इतना समझ में आया। नीचे स्पेशल रिमार्क लिखिए, वेरी वेरी स्टार पॉइंट। इधर सुनना, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी आप क्या करते थे, किसी सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसीडर कर लेते थे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर किसी सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए भी मैं ऐसा सोच सकता हूं कि सारा मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास पे। लेकिन याद रखना, ये सब सोच ही रहे हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकली हो रहा है सब। नीचे स्टेटमेंट लिखे, इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल। नहीं, ये लिखो कि लिखे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, या फॉर द calculation of momentum of the system, for the calculation of momentum of the system, we can assume, याद रखना assume शब्द बोला है, we can assume the total mass of system placed at center of mass, placed at center of mass, that means total mass multiplied by VCM vector, ऐसे लिखना, that means total mass multiplied by velocity of center of mass, ऐसे लिख लो,
total mass multiplied by velocity of center of mass will give the momentum of system. अब मेरे को याद नहीं रहती है ऐसे में. टोटल मास क्या बोला, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल गिव द मोमेंटम ऑफ सिस्टम. तो ये एक आपके पास आउटकम आ चुका है. ठीक है, तो इस पर सुनो, अभी क्वेश्चंस हैं, अभी 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं. एक काइनेटिक एनर्जी की भी आएगी, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा. 1 मिनट रुक जाओ, पहले होमवर्क सुन लो, तुम लोग नहीं सुनना चाह रहे. शीट है सबके पास? अच्छा सुनो, कभी मैं आपको शीट से होमवर्क दूंगा और कभी आपके पास डीपीपी आएगी. ओके, तो 1 मिनट इंपॉर्टेंट बात है. एक्सरसाइज 1 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 12. एक मिनट, एक शीट दो मेरे को सेंटर ऑफ मास की. हाँ कोई बात नहीं, वो मैं अभी मैंने क्या बोला, मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आपको दे दूंगा. देखिए प्लीज बात नहीं. एक्सरसाइज 1 जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सॉल्व करना है. उसके बाद एक्सरसाइज 2 का लेवल 1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक. ओके, ये सब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन पे है. अच्छा इधर सुनो, कभी मैं आपको शीट से दूंगा, कभी साथ में डीपीपी भी आएगी. ओके, आज नहीं आएगी, कल परसों में आएगी. ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे.